हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास की एसएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम अध्याय 17 की चर्चा कर रहे थे। लेसन नंबर 17 मुद्रा से संबंधित लेसन है, जिसमें हमने पिछली 2 वीडियो में मुद्रा का परिचय और मुद्रा के कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज उसी क्रम में हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे और वो है मुद्रा के विकास के चरण। मुद्रा के विकास के चरण अर्थात प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक मुद्रा किन किन रूपों में परिवर्तित हुई। क्या जो स्वरूप आज हमें दिखाई देता है प्राचीन समय में भी क्या कुछ ऐसा ही था? क्या प्राचीन समय में भी आज के जैसे नोट और सिक्के मौजूद थे? क्या उन पर वही महात्मा गांधी का चित्र, इसके अलावा अन्य जो बातें लिखी हुई होती है, क्या उस समय भी ऐसा ही था? यदि नहीं तो कैसी थी मुद्रा? क्या स्वरूप था उनका? कैसे होता था लेन देन? कैसी थी व्यापारिक प्रणालियां? कैसे ग्राहकों के और व्यापारियों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित था? कैसे सब कुछ बेहतर तरीके से किया जा रहा था? आखिर क्या थी वो व्यवस्थाएं? आते हैं टॉपिक। मुद्रा अनेक रूपों में होकर आज हमारे वर्तमान स्वरूप में आई है। मुद्रा के विकास के चरण की यदि हम बात करें तो सबसे पहले मुद्रा नहीं थी, यानी ये बात है मुद्राओं की स्थापना से पहले, जब वस्तु विनिमय प्रणाली को अंजाम दिया जाता था। हालांकि इसकी चर्चा शॉर्ट कल भी कर चुके हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। ये एक कठिनाई भरी और समस्या वाली प्रणाली। हालांकि लोग इसको अपनाते थे प्राचीन समय में, व्यापार इसी के माध्यम से करते थे, लेकिन कई समस्याओं का इसमें सामना करना पड़ता था और समस्याएं जो थी वो थी इसके अंतर्गत आवश्यकताओं के दोहरे संयोग। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। दिखने में ही आपको लगता होगा कि क्या लिखा है हमने, लेकिन ये महत्वपूर्ण शब्द है। यदि ये समझ जाते हैं इस शब्द को तो वस्तु विनिमय प्रणाली आसानी से समझ में आ जाएगी। दोहरा संयोग अर्थात किसी वस्तु की यदि आवश्यकता मुझे है तो वो वस्तु दूसरे के पास होनी चाहिए, और ना सिर्फ वस्तु होनी चाहिए अपितु वो वस्तु बेचने का इच्छुक भी हो। सिर्फ वस्तु होने से कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल, मुझे ये मार्कर बेचना है और आपको खरीदना है, तो मैं आपको बेच दूंगा और आप इसको खरीद लोगे, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? ये तो देखिए, मैंने मार्कर आपको दे दिया और आपने मार्कर ले लिया, बदले में मुझे क्या मिलेगा? अब बहुत से बच्चे कहेंगे सब पैसे तो थे ही नहीं, मुद्रा तो थी नहीं, बदले में मुझे चाहिए कुछ वस्तु, क्योंकि वस्तु के बदले वस्तु मिल रही है वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो मैंने ये मार्कर दे दिया, आपको मार्कर खरीदना था, उसको बेचना था, मैंने आपको दे दिया, आपने खरीद लिया, लेकिन बदले में मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या मिलेगा? अब बदले में मान लीजिए मुझे
बिस्किट का पैकेट चाहिए, बिस्किट खाने की इच्छा होती है, लेकिन बिस्किट आप लोगों के पास है ही नहीं, तो क्या मैं मारकर आपको दे दूंगा क्या? मारकर आपको देकर मुझे क्या मिलेगा वो देखो आप, मुझे चाहिए बिस्किट। अब आप ये कहोगे सर बिस्किट तो नहीं, चॉकलेट चलेगी, क्योंकि आपके पास है चॉकलेट, लेकिन मुझे तो चॉकलेट खानी नहीं है, मुझे तो चाहिए बिस्किट। अगर आप मुझे बिस्किट दे सकें तो मैं आपको मार कर दूं, और जब आप बिस्किट ही नहीं देंगे तो मैं मार कर क्यों दूं? समझो बात। अब मान लो कोई तीसरा व्यक्ति, सपोज कोई व्यक्ति मेरे पास खड़े हुए हैं, उनके पास बिस्किट है, तो मैं उनको मारकर देके उनसे बिस्किट खरीद सकता हूं, लेकिन उन्हें मारकर चाहिए ही नहीं, उनके पास तो ऑलरेडी मारकर, तो वो मेरा मारकर क्यों खरीदेंगे और मुझे बिस्किट क्यों देंगे? वो कहते हैं कि मैं बिस्किट तो दे दूंगा आपको, लेकिन बदले में मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। कोल्ड ड्रिंक तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो मार्कर है, मार्कर उन्हें चाहिए नहीं, उन्हें चाहिए कोल्ड ड्रिंक, उनके पास बिस्किट है, वो बिस्किट मुझे चाहिए, लेकिन वो बिस्किट कैसे दें जब तक उनको कोल्ड ड्रिंक ना मिले? आपको चाहिए मार्कर, लेकिन आपके पास बिस्किट नहीं, आपके पास चॉकलेट है और चॉकलेट मुझे चाहिए। अर्थात हम तीनों के मध्य व्यापार संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना चाहिए। इसको हम सामने इस तरीके से देख सकते हैं, ये जूते वाला है, ये कपड़े वाला है, और ये बर्तन वाला है। समझना थोड़ा सा। जूते वाले को चाहिए कपड़े, इसे कपड़े चाहिए, कपड़े वाले को चाहिए बर्तन, और बर्तन वाले को चाहिए जूते। अब पहले इन दोनों की बात करें। कपड़े वाले को जूते वाले को कपड़े चाहिए, लेकिन कपड़े वाले को जूते नहीं चाहिए। इन दोनों के मध्य व्यापार संभव नहीं है। कपड़े वाले को चाहिए बर्तन, लेकिन बर्तन वाले को कपड़े नहीं चाहिए। इन दोनों के मध्य भी व्यापार संभव नहीं। बर्तन वाले को चाहिए जूते, लेकिन जूते वाले को बर्तन नहीं चाहिए, तो इन दोनों के मध्य भी व्यापार संभव नहीं। अर्थात यहाँ किसी के मध्य भी व्यापार संभव नहीं है। तो फिर व्यापार कैसे होगा? व्यापार के लिए देखना होगा एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जूते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कपड़े हैं, जो कपड़े बेचना चाहता हो और जूते खरीदना चाहता हो। पहली चीज, कपड़े वाले के लिए कंडीशन आएगी कि जो कपड़े बेचना चाहता हो और जूते खरीदना चाहता हो, और जूते वाले के लिए कंडीशन आएगी जो जूते बेचना चाहता हो और कपड़े खरीदना चाहता हो। जब दो ऐसे व्यक्ति आपस में मिलेंगे तब होता है वस्तु विनिमय। तो अब आप ये सोच रहे होंगे तो ऐसे कैसे कहाँ ढूंढने बैठे व्यक्तियों को? बिल्कुल, आज की वर्तमान व्यवस्थाओं में ये संभव नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में वर्तमान समय की तरह बाजार नहीं हुआ करते थे, अपितु एक शब्द आपने सुना होगा, हाट बाजार, जिसको पखवाड़ा बाजार भी कहते थे, या मासिक बाजार भी कहते थे, या साप्ताहिक बाजार भी कहते थे। ये वो बाजार हुआ करते थे जिसमें एक निश्चित तारीख या निश्चित वार को आसपास के तमाम व्यापारी जिन्हें वस्तु बेचनी है और खरीदनी है एक स्थान पर आकर रुकते थे।
सब अपनी अपनी वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए बोली लगाते रहते थे, आवाजें देते रहते थे। जिसको जिसकी आवश्यकता होती थी वो वहां पहुंच जाता था, अपनी वस्तुओं का लेन देन करता था और अपनी कार्य प्रणाली को पूरा कर दिया जाता। वर्तमान की तरह नहीं, इसको हम ऐसे मेले के माफिक समझ सकते हैं कि जैसे मेला लगता है साल में एक बार दो बार, आसपास के व्यापारी माल को लेकर आते हैं, एक स्थान विशेष पर सब रुक जाते हैं, जिसको जो वस्तु खरीदनी होती है वो ले लेता और चला जाता है। लेकिन वर्तमान में तो मुद्रा से लेन देन होता है कि मुद्रा दी और हमने वस्तु खरीद ली, लेकिन यहाँ वस्तु के बदले वस्तु हुआ करती थी। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये प्रचलित है, लेकिन अंतर इतना सा है, पखवाड़ा बाजार, मासिक बाजार, साप्ताहिक बाजार आज भी लगता है, लेकिन अंतर इतना सा है कि अब वहां पर वस्तु विनिमय ना होकर वहां जो होता है वो मुद्रा विनिमय होता है। अर्थात कहने का आशय, मुद्रा के विकास का जो पहला चरण था वो वस्तु विनिमय प्रणाली था, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया जाता था। हालांकि कठिनाइयां इसमें काफी थी, लेकिन लोगों के द्वारा इस कठिनाइयों को भी दूर किया गया। लोग इस प्रणाली को भी बेहतर तरीके से अपना रहे थे और बाजार की व्यावसायिक क्रियाएं संचालित हो रही थी। समय बीता और समय बीतने के साथ साथ मुद्राओं के विकास के अगले चरण में धातु मुद्रा ने अपना स्थान लिया। धातु मुद्रा अर्थात सोने में चांदी, सोने, चांदी, तांबे, कांसे ऐसी धातुओं की मुद्राएं बनने लगी, मोहरें बनने लगी। आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के शासनकाल के अंतर्गत मोहरें हुआ करती थी, अशर्फियां हुआ करती थी, गिन्नियां हुआ करती थी। ये मोहरों के नाम, मुद्राओं के नाम है, जिनका अपना अपना अलग अलग मूल्य होता था। सोने की मुद्रा की कीमत ज्यादा हुआ करती थी, चांदी की मुद्रा की उससे कम, तांबे की उससे भी कम और कांसे की सबसे कम होती। जैसे वर्तमान में हम ये कह सकते हैं 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, उसी प्रकार से सोने, चांदी और तांबे की मोहरें आने लगी। लेकिन इसके अंतर्गत कठिनाई ये थी कि इनका स्थानांतरण जो था वो काफी कष्टदायक था। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको ले जाना संभव नहीं था। लेकर जाते थे लेकिन काफी मुश्किल से। वो कैसे? मान लीजिए आपके पास एक जेब में 2000 रुपए का नोट है कागज का, और दूसरी जेब में 1-1 रुपए के सिक्के हैं 2000। कितना कष्टदायक होगा उन्हें ले जाना और अपने साथ रखना। अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं कि 2000 के सिक्के 1-1 रुपए के या 5-5 रुपए के, 2 रुपए के, 10 रुपए के, कुछ भी ले सकते हैं। अगर उनको जेबों में भर लें तो क्या आसान होगा? लेकिन उसके विपरीत एक 2000 का नोट कहीं भी छुपा लीजिए, यहीं छुपा लीजिए, फोल्ड कर लीजिए, कॉलर में फोल्ड कर लीजिए, जेब में रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, सॉक्स में रख लीजिए, कहीं चलेगा, आसानी से ले जाया जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं धातु मुद्रा की। वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद धातुओं का प्रचलन हुआ। सोने, चांदी, तांबे, कांसे के सिक्के बनाए जाने लगे, मोहरें बनाई जाने लगी, जिन पे राजा महाराजाओं के चित्रों को अंकित किया जाने लगा। उन सिक्कों के माध्यम से लेन देन होता था। जिसके पास सोने के सिक्के ज्यादा हैं वो अमीर हुआ करता था, धनी हुआ करता था, क्योंकि उनकी कीमत काफी अधिक थी। और शर्फियां कहलाती थी। बाजार में इनसे लेन देन किया जाने लगा। लेकिन ये कष्टदायक था क्योंकि इसका स्थानांतरण आसान नहीं था, इनको लाना ले जाना संभव नहीं था। समय बीता और समय बीतने के बाद
वर्तमान जो स्वरूप आया वो पत्र मुद्रा का आया, अर्थात कागजी मुद्रा। आज विश्व के तमाम देश इसी मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, कागजी मुद्रा, जिसको न सिर्फ स्थानांतरण करना आसान है अपितु लेन देन करने में भी इसमें सुविधा होती है। हालांकि कलयुग है, वर्तमान में बुराइयां काफी ज्यादा हैं। इस मुद्रा का एक दुष्प्रभाव सामने ये भी देखने को आता है कि भ्रष्टाचार भी इससे बढ़ रहा है। लेकिन वो बातें हम अलग छोड़ दें अगर, तो ये कागजी मुद्रा आज बहुत आसान है। आज 2000 का नोट सरकार के द्वारा चलाया गया, हालांकि काफी अच्छा कदम रहा, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी आज देखने को मिलते हैं। आज जेब में 2-2 हज़ार के 10 नोट रख लीजिए, पता ही नहीं चलेगा। 20,000 रुपये तो हम जेब में लिए घूम रहे हैं। 100 नोट अगर रख लें 2 लाख रुपए तो पता ही नहीं चलेगा। 100 नोट 10 इस जेब में, 10 उस जेब में, 10 इस जेब में, 10 वॉलेट में, इस प्रकार से अगर रख लिया जाए 2-4 किताबों के अंतर्गत, कॉपी के अंतर्गत, तो 2-5 लाख रुपए तो लेकर हम यूं आसानी से घूम लेते हैं। इससे प्रॉब्लम्स भी बड़ी है तो सुविधाएं भी बड़ी। तो कह रहे इन बातों को छोड़ें, पत्र मुद्रा की हम बात कर रहे हैं। वर्तमान में विश्व के तमाम देश इस मुद्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कागजी मुद्रा के रूप में इसको जाना जाता है। और आज विश्व के अंतर्गत सिर्फ 2 प्रकार की मुद्रा प्रचलित है, या तो कागजी मुद्रा और दूसरा सिक्का मुद्रा। हालांकि सिक्का मुद्रा एक धातु मुद्रा का ही स्वरूप है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर इतना सा है कि यहाँ कीमती धातुओं से निर्माण होता था और यहाँ लोहे से, स्टील से, इस्पात से इन सिक्कों का निर्माण किया जाता है। तो मुद्रा के विकास के 3 चरणों की आज हमने चर्चा की। मुद्रा के विकास के 3 चरण। पहला चरण वस्तु विनिमय प्रणाली, अर्थात वस्तु के स्थान पर वस्तु प्रदान करना। समय बीता और धातु मुद्राओं का विकास हुआ, जिनमें कठिनाई थी कि इनका स्थानांतरण करना आसान नहीं था। और वर्तमान स्वरूप जो है पत्र मुद्रा का है, जिसमें कागजी मुद्रा और सिक्का मुद्रा शामिल की जाती है। और विश्व के तमाम देशों के अंतर्गत आज इस मुद्रा की प्रणाली को अपनाया जा रहा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शेष जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।